हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया हो। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। काफ़ी अच्छा पेपर गया है। मेरे पास है सेट नंबर 2। फटाफट से लेकर बैठ जाइए आप अपने क्वेश्चन पेपर को और देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सही करके आए हैं और कौन से आपके क्वेश्चन गलत चले गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का था। समय पूरे के पूरे बच्चों को 3 घंटे का मिला। औसम पेपर आया आज का। पेपर करके बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पेपर ही इतना ईजी आया। बच्चों बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे और देखेंगे सारे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है असर्टेन और रीजन वाला। जैसा कि असर्टेन जो है कथन जो है कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र से आशा की जाती है कि वे एक ध्रुवीय विश्व में बेहतर काम कर पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद हम करते हैं सोवियत संघ से कि वो एक बेहतर काम कर सके। अगर हम इसके कारण की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के बाद कई नए देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत सारे नए देश इसमें शामिल हुए। पर ये ऊपर वाले बात की यानी अभिकथन की सही से व्याख्या नहीं करता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि ए और आर दोनों ही सही है, पर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगर हम इसके अभिकथन दो की बात करें तो अभिकथन दो जो है, दूसरा क्वेश्चन जो है अभिकथन वाला, उसमें कह रहा है कि 1990 के दशक के संवैधानिक राजतंत्र के दौरान नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता अधिक खुली और उत्तरदायी शासन प्रणाली चाहती थी। बिल्कुल सही बात है। 1990 के दशक के दौरान में संवैधानिक राजतंत्र होने के कारण नेपाल में लोकतंत्र को लेकर काफी मांग हुई। यहाँ पर कारण देख लेते हैं। कारण क्या है कि राजा सेना की सहायता से सरकार पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए था और उसने नेपाल में लोकतंत्र के विस्तार को प्रतिबंधित कर रखा था। ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसी वजह से सारी जो आम जनता है वो वहां पर लोकतंत्र की मांग कर रही थी। तो इसका जो कथन है और जो कारण है दोनों ही सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। ये कह रहा है जम्मू और कश्मीर से संबंध अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया। आर्टिकल 370 को कब समाप्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है 9 अगस्त 2019 में। अभी हाल ही में जो हमारी इस समय एनडीए फोर्थ की जो गवर्नमेंट चल रही है, यानी मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है, उसने 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को वापस ले लिया है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगर हम गैर स्थायी सदस्यों की बात करें यानी अस्थायी सदस्यों की बात करें तो इन्हें सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। और अभी 2022-23 के लिए, 2021-22 के लिए भारत को भी चुना गया था इसके लिए। अगले प्रश्न की बात करें, पांचवें प्रश्न की, तो पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। नीति आयोग के उद्देश्य की बात करें तो विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना नीति आयोग का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न की बात करें तो छठे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में 64 में प्रधानमंत्री ये बनते हैं। ताशकंद समझौता जो है वो होता है आपका 66 में। ठीक है, ताशकंद समझौता 66 में होता है। चौथे आम चुनाव की अगर हम बात करें तो 67 में होता है चौथा आम चुनाव, 67 में। ठीक है, और वीवी गिरी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 69 में। तो पहला 64, दूसरा 66, तीसरा 67, चौथा 69। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये इसका कालक्रम है जिसमें हमने इसे समायोजित कर दिया है। अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये इंग्लिश में प्रश्न है इन सभी प्रश्नों के। सातवें प्रश्न की तरफ आते हैं। सातवें प्रश्न में कहा गया कि बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
अगर हम गलत कथन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो अगर हम गलत की बात करें तो ये भारत के आर्थिक भविष्य के लिए खाका था, ये बात तो सही है। इसने राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों का समर्थन किया, ये बात एकदम गलत है कि इसने राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों का समर्थन किया हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसे कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने बनाया था, बिल्कुल सही है। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था, ये बात भी एकदम सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न में कहा गया 8वें प्रश्न में कि भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं की अगर हम बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में एक दूसरे में बिना वीजा यात्रा, ये बात तो एकदम सही है। भारत नेपाल से आने वाली नदियों के जल को साझा करता है, बिल्कुल बात सही है। भारत और नेपाल आपस में जल को बांटते हैं। दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, ये भी बात सही है। नेपाल सदैव भारत की नीतियों का अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बात सही नहीं है। नेपाल की अपनी एक विदेश नीति है और भारत की अपनी विदेश नीति है, नेपाल कभी भारत को फॉलो नहीं करता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में निवेश करने के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। तो मुख्य कारण क्या है? वंचित लोगों का कल्याण करना, अपनी संपत्ति बढ़ाना व अधिक मुनाफा कमाना, ये बात एकदम सही है एमएनसी कंपनी के संदर्भ में, क्योंकि एमएनसी कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाना चाहती है और लाभ कमाना चाहती है, संपत्ति बढ़ा रही है। अगर हम बात करें द्वितीय लोकतांत्रिक लहर की, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा दशक भारत में द्वितीय लोकतांत्रिक लहर का समय था? द्वितीय लोकतांत्रिक लहर की बात कर रहा है ये, यानी इमरजेंसी के बाद का टाइम पीरियड कह रहा है। 1975 जो है, 70 का जो दशक है उसे हम कहते हैं द्वितीय लोकतांत्रिक, 1970 का दशक। अगर हम प्राथमिक लोकतांत्रिक लहर की बात करें, फर्स्ट लोकतांत्रिक लहर की, तो वो 1950 के दशक में, 1940 के दशक में वो हुआ था। 1940-1950 के दशक में आज़ादी की लहर हुई थी भारत के अंदर। अगर हम 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से द्रविड़ आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो द्रविड़ आंदोलन के मुख्य नेता थे ईवी रामास्वामी नायकर, है ना, ऑप्शन नंबर बी, जिन्हें पेरियर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वें प्रश्न में देख लेते हैं कि क्या है। 12वें प्रश्न में एक स्टेटमेंट दे रखी है और कह रहा है कि इस पे उपयुक्त पद के साथ भरिए। का अर्थ ऐसी प्रगति से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ समझौता किए बिना पूरा करती हो। तो ऑप्शन नंबर सी है टिकाऊ विकास। हमें इस तरीके का विकास करना चाहिए जैसे हम टिकाऊ विकास कहते हैं, और यही भावी पीढ़ी के लिए क्या है, एक वरदान है। ये 13वां प्रश्न था। 14वां, ये सारे आपके स्टेटमेंट वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पेपर में लिखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अभी हम एक बार मानचित्र को देख लेते हैं। तो मानचित्र जो है आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है मानचित्र के। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य दर्शाए गए ABCD मैं बता देता हूँ यहीं पर। वह देश जिसके साथ भारत का 1962 का युद्ध हुआ, तो ये था चाइना, है ना। चाइना के साथ हमारा 1962 का युद्ध था। भारत कश्मीर के मुद्दे पर विवाद है, तो हमेशा हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर हमारा एक ही देश के साथ विवाद रहता है, हमारा जानी दुश्मन हम कह सकते हैं उसे, पाकिस्तान। ठीक है। 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आया तो वो बांग्लादेश था। ठीक है, 1971 के बाद बांग्लादेश है। वे भारतीय राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। एक बार इसे नक्शे में भी देख लिया जाएगा जिसे आपने किया होगा। आपका जो है ये रहा आपका पूरा का पूरा नक्शा, जैसे हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट में जो है आपको चीन भरना है, क्योंकि जो ए ऑप्शन है वो चीन का है ना। सी जो है ये चाइना है, तो फर्स्ट के लिए चाइना चीन लग गया। और सेकंड जो है डी है, डी ये वाला है, यानी पाकिस्तान है ये। ऑप्शन नंबर ए जो है ये वाला जो है, ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश है। और ऑप्शन नंबर बी ये भारत का वो राज्य है जिसकी सीमा चाइना से लग रही है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है।
इस तरीके से आपको ये 4 नाम लिखने थे इस नक्शे में भरते हुए, जो काफ़ी हद तक सही भी है, बिल्कुल सही है ये पूरा का पूरा। और इस तरीके से ये नक्शा है पूरा, आपने भरा होगा। एक ये कार्टून वाला क्वेश्चन आया था आपको, क्वेश्चन नंबर 25, और ये कार्टून भी काफ़ी इजी था। आप पीछे देख सकते हैं, इस पे अमेरिका का झंडा है, तो ये अमेरिका की आर्मी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसके प्रश्नों पर आए तो कह रहा है कि कार्टून में निम्नलिखित सैनिक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो ये अमेरिका से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संदर्भित ये व्यक्ति है, ये कार्टून है। अगर हम बात करें किस वर्ष इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूटनाम से आक्रमण किया गया, तो ये था आपका 2003 वाला, है ना, 2003 वाला आर्टिकल। 2003 में अमेरिका ने और अमेरिका की सेना ने ईरान पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। कार्टून में दिखाए गए देशों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक देश खाड़ी का देश है। नीचे आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, ये सब नहीं है, पर ईरान जो है एक खाड़ी देश है, ठीक है। जिसको ऊपर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ईरान का नाम भी लिखा हुआ है। खाड़ी देशों में तेल वगैरह मिलता है, ये रहा एक खाड़ी देश, ईरान का नाम है इसमें सामने, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये पूरा पूरा कार्टून था आपका। इसके इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर हम इसके और क्वेश्चंस की बात करें तो चौथे क्वेश्चंस की कह रहा है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, इसे कंप्यूटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो लाइव टेलीकास्ट था वो टीवी पर कराया गया था। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है प्रश्न, पर ये भी बिल्कुल सही है। खाड़ी देश अगर हम बात करें, ईरान, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अभी मैंने आपको बताया 2003, ठीक है। और अगर इसकी बात करें WMMD का बात करें तो ये है आपका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये है WMD, इसका राइट आंसर है। प्रथम खाड़ी युद्ध जो है उसे कंप्यूटर वॉर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको पूरा पेपर काफ़ी अच्छे से आपने किया होगा। अच्छा, ये एक और गद्यांश वाला क्वेश्चन है, और इसमें हम देखें कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वैश्वीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका वैश्वीकरण राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है कि वैश्वीकरण के आयाम क्या क्या है। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये वैश्वीकरण के आयाम हैं, तीनों ही आयाम चलते हैं वैश्वीकरण के। और निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करता है। तो आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए मजबूत वैश्विक और आर्थिक विकास ये ज़रूरी होता है। तेज़ गिरावट से और गरीबी सूचकांक में वृद्धि से, रोजगार के कम होने से आर्थिक गतिविधियां नहीं बढ़ती। अगर हम फोर्थ प्रश्न की बात करें, कौन सा वैश्वीकरण का एक प्रभाव है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता चयन का विस्तृत हुआ है। उपभोक्ता के पास कई सारे ऑप्शंस आए हैं, वैसे तो सभी हैं, और एक सटीक उत्तर हम दे सकते हैं इसमें इस नाम से। और ये सारे आपके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं फिर। तो आपने पेपर अपना बहुत ही अच्छे से लिखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अगले पेपर की भी अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।